आई नो आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे मतलब प्रीवियस के 2 वीडियो के चक्कर में, लेकिन यार मैंने कुछ अपने तरफ से किसी देश के लिए, स्पेशली अपने नेपाल के लिए बुरा नहीं कहा। मैंने दोनों तरफ से बात की थी। अगर इसको बायस कहोगे तो यार अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन हाँ, मैं अंदर से, सच में दिल से, मैं कुछ किसी के लिए गलत नहीं कह रहा था। आज जो वीडियो लेकर आ रहे हैं आज भी शायद उसी टॉपिक पे होगा, पर मैं ये आज रिएक्ट बिल्कुल नहीं करने वाला था। आप देख सकते हो मैं सोया हुआ था, मतलब सोया एज इन आलसी। लॉकडाउन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? और तो ठीक है, बट मुझे मोनिका का कॉल आया और मतलब मोना राणा का, जिसका आप जानते हो, उसने मुझे बोला कि अभी नेपाल का जो, नेपाल से जो इंपोर्ट करते थे हम लोग पाम ऑयल का, वो रोक दी गई है, तो वो वीडियो देख ले। तो मैंने बोला यार मेरे को उस पर रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि प्रीवियस के 2 वीडियो मैंने किया है तो काफ़ी नाराज़ हुए हैं लोग। तो फिर उसने बोला कुछ नहीं होता, तू रिएक्ट कर ले। और मुझे भी ऐसा कहीं लगा कि हाँ भाई रिएक्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज मैं पीछे हट के क्यों बैठूँ? मुझे क्या, मैं गलत तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। आप लोग से बात शेयर कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोग अपना भड़ास निकाल सकते हो ना मुझ पर। तो ठीक है, हम आज वीडियो जो देखना जा रहे हैं वो पाम ऑयल के टॉपिक पर है। और ये प्रशांत धवन, जिसका मैंने एक पहले वीडियो भी रिएक्ट कर चुका हूँ, आज भी उनका वीडियो रिएक्ट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ उनका वीडियो। तो प्लीज़, अगर मैंने कुछ भी शब्द का लाइक आपको स्पेशली हर्ट होगा तो प्लीज़ उसका बुरा बिल्कुल मत मानना, क्योंकि मैं पर्सनली अंदर से, दिल से कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और दूसरी चीज़, मैं कोई गवर्नमेंट वाला नहीं हूँ, ना मैं कोई ये हूँ मीडिया वाला। तो मुझे एक ने कमेंट किया कि मतलब आप मीडिया की तरह बात करते हो। मैं मीडिया की तरह बात नहीं करता हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आता है, और जो ज़्यादा टॉपिक, मतलब जिस वीडियो में ज़्यादा टॉपिक पे बात चले तो ऑब्वियस बात है मैं वो वीडियो ही पहले सेलेक्ट करूँगा। तो मैं वो वीडियो लाता हूँ और अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ। और मुझे जहाँ लगी गलत तो नहीं, गलत है, जहाँ लगी सही, वहाँ सही है, मैंने इस तरीके से बात की। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं एज एन इंडियन, मैं इंडिया को प्यार बहुत दे रहा हूँ तो मैं नेपाल को नहीं। मेरे लिए इंडिया इम्पॉर्टेंट, मैं इंडियन हूँ तो मैं इंडिया को इम्पोर्टेंट देता हूँ, पर नेपाल मेरे लिए बहुत, मतलब नेपाल ने मुझे वैल्यू दिया है, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट और प्यार दिया है, तो मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। और ये जो चैनल है ना, तो ये चैनल एक तरीके से होती है अंडरस्टैंडिंग की और बॉन्डिंग की, ठीक है। और मैं अपने बातें सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, तो वो चीज़ देखिए, एंड रेस्ट आपके ऊपर है। और एक और चीज़ कि इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे रिप्लाई करते कि मैंने कमेंट सेक्शन ऑफ किया था, तो एक ने भी लिखा कि आपने कमेंट सेक्शन ऑफ करके बहुत गलती की। मैं कहता हूँ मैंने गलती नहीं की, पहले तो। दूसरी, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि कमेंट सेक्शन में कर दो, और रीज़न ये था कि अगर आप कमेंट या तो इंडियन पढ़ रहा होता या आप लोग कमेंट कर रहे होते और कोई गलत कमेंट दिख रहे होते तो उससे दोनों देश को प्रॉब्लम्स चलती। ये मैंने अपनी दिमाग लगा के बात कर रहा हूँ, मैं किसी की गलती नहीं लाना चाहता। मेरे पर्सनल कमेंट कर रहे थे, फिर भी उसमें मुझे काफ़ी मैसेजेस आए, इंडिया से भी आए, नेपाल से भी आए हैं, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे। तो उसमें मुझे मोस्टली नेगेटिव मैसेज नहीं मिले, सबने अपने क्लेरिफिकेशन दिया था और सबने बताया था कि वीडियो अच्छा है, लेकिन आप प्लीज़ ये समझिए, आप कुछ और भी वीडियो देख लीजिए, जिस तरीके से रिक्वेस्ट आया था। और 2-4 कमेंट थे जो मैंने देखे और काफ़ी इरिटेटिंग थे, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि भैया अगर आप लोग को ढंग से बात करने नहीं आ रही होती है ना, तो प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए, कि मतलब स्किप कर दो मेरे वीडियो को। ये तू तड़ाका वाला बात हमसे नहीं चलता यार। हाँ, और आज जो वीडियो हम देखेंगे वो पाम ऑयल टॉपिक पर है, और वो आप लोगों को पता होगा पाम ऑयल का, क्योंकि हम पाम ऑयल के टॉपिक पे वीडियो चल रहा था। अब मैंने भी ऐसे प्ले कर दिया, मैं थोड़ा देखा, मतलब चलो यार फिर ठीक है, ये रिएक्शन करते वक्त बैठता हूँ। और मेरे फ्रेंड्स आए हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं, तो मैं उनके साथ बैठने नहीं वाला था, इसलिए मैं आके किचन में बैठ गया हूँ, और आप लोग के साथ ये वीडियो देखेंगे और फिर बातें करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, और मैं एक और चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को देखो, मेरी बातों को सुनो, पर इसका मतलब मुझे गलत मत लो, ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इंडिया ने पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है फ्रॉम नेपाल, ये कैंसिल कर दिया है। इस टॉपिक पे आपने कुछ आर्टिकल शायद देखे होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं द काठमांडू पोस्ट का आर्टिकल है, नेपाल्स पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स कुड सफ़र, नुकसान हो सकता है नेपाल के पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को एज इंडिया सस्पेंड्स इम्पोर्ट लाइसेंसेस। बाकी वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंडिया ने जो इम्पोर्ट लाइसेंस सस्पेंड किए हैं, ये सिर्फ नेपाल के सेलर्स के नहीं किए, इस सब के अलावा कुछ बांग्लादेशी सेलर्स के भी किए हैं। ये सब किया गया है ओवर द मिसयूज़ ऑफ साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में
पाम ऑयल तो मलेशिया से कनेक्टेड था, अब नेपाल में पाम ऑयल कैसे आ गया? वो नेपाल से हम खरीदते थे, इसमें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या रोल है? सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करूंगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स खरीद सकते हैं, दैट विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस। EMI ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल होगी टिल 20 मई 2020। नाउ नेपाल की आबादी है 2 करोड़ 80 लाख के आसपास। इकोनॉमी को अगर हम देखें तो इन नॉमिनल टर्म्स नेपाल की इकोनॉमी का टोटल साइज है 30 बिलियन US डॉलर्स। इन PPP टर्म्स ये आप कह सकते हैं 94 बिलियन डॉलर्स के आसपास की इनकी इकोनॉमी है। और नेपाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड पार्टनर है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया के साथ नेपाल का टोटल 50% ट्रेड होता है। इन वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 था उसके डेटा के हिसाब से, क्योंकि बाद में डेटा इनका रिलीज़ हुआ नहीं है, इसके डेटा के हिसाब से इंडिया नेपाल का टोटल ट्रेड 6.8 बिलियन डॉलर से भी ऊपर है। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा फेवर करता है इंडिया को। जब इंडिया नेपाल ट्रेड करते हैं तो इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है नेपाल को। टोटल हमारे एक्सपोर्ट्स हैं टू नेपाल 6.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास, वेराज हम नेपाल से इंपोर्ट करते हैं गुड्स वर्थ ओनली 437 मिलियन डॉलर्स। ये ऑफ कोर्स 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, और ये मैंने आपको डेटा प्रोवाइड किया है फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस आर्टिकल, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अब इसके कंपैरिजन में नेपाल चाइना का ट्रेड कितना है, रफली आप कह सकते हैं 900 या 800 मिलियन डॉलर्स के बीच में। सो इंडिया नेपाल जब ट्रेड करते थे तब नेपाल को रिलेटिवली कम फ़ायदा होता था। हालांकि ये बात अलग है कि बहुत से नेपाल के सिटीजन्स इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, पैसे रेमिट करते हैं वापस नेपाल में, तो उससे भी नेपाल को काफ़ी बेनिफिट होता है। मगर 2017 के बाद नेपाल ने एक बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लिया इंडियन मार्केट से पैसा कमाने का। नेपाल ने इस तरीके से कितने मिलियन डॉलर्स कमाए हैं ये सरकारी अकाउंट्स में भी शो हुआ नहीं है, क्योंकि इसका ऑफिशियल डाटा आना बाकी है। मगर 2017 में नेपाल ने क्या किया कि रिफाइंड पाम ऑयल इंडिया को बेचना स्टार्ट कर दिया। पाम ऑयल क्या होता है, बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल होता है। इसके बहुत से यूज़ होते हैं। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रूट से ऑफ पाम ऑयल ट्रीज़। ज़्यादातर जो ये फ्रूट है जिससे पाम ऑयल निकलता है ये आपको मिलेगा इन इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में भी होता है, मगर प्राइमरली एशिया में ये पाम ऑयल का फ्रूट एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। पाम ऑयल का लोग यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। उस सब के अलावा इंडस्ट्रियल यूज़ इसका बहुत ज़्यादा है। वेरियस सॉफ्ट ड्रिंक्स, केचप, ब्रेकफास्ट में जो लोग सीरियल खाते हैं, इवन फेस वॉश और कॉस्मेटिक्स, वेरियस प्रोडक्ट्स में पाम ऑयल का यूज़ होता है। और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है ऑफ पाम ऑयल, और पिछले कई सालों से इंडोनेशिया, मलेशिया, कुछ हद तक नेपाल को भी आप कह सकते हैं, बहुत से कंट्रीज़ इंडिया की मैसिव मार्केट को रिफाइंड पाम ऑयल बेचकर काफ़ी हद तक कमा रहे थे। नेपाल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में यहाँ पे अराउंड 10 फर्म्स खुल गई थी, जिन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि ये लोग क्या करते थे, ये जो आपको दिख रहा है ये फ्रूट, इससे पहले निकलता है कच्चा पाम ऑयल। कच्चा पाम ऑयल डायरेक्टली आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये डिओड्रेंट्स या फिर ये कॉस्मेटिक्स को बनाने में आपको इसको रिफ़ाइन करना होता है एक रिफाइनरी में। तो नेपाल क्या करता था कि कच्चा पाम ऑयल इस फ्रूट से इंपोर्ट करता था फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से वो कच्चा पाम ऑयल इंपोर्ट करते थे और फिर उसके बाद इसको रिफ़ाइन करके इंडियन मार्केट में बेचते थे। और इस प्रोसेस की वजह से पाम ऑयल नेपाल का एक टॉप एक्सपोर्ट आइटम बन चुका था 2017 में। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिमालयन टाइम्स का आर्टिकल है फ्रॉम 2017, हाउ डिड पाम ऑयल बिकेम नेपाल्स टॉप एक्सपोर्ट आइटम फ्रॉम ज़ीरो एक्सपोर्ट इन 2017। तो सब कुछ यहाँ पर ठीक चल रहा था। कुछ हद तक नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया भी और कुछ और कंट्रीज़ इंडिया की मैसिव पॉपुलेशन में जो कंजम्पशन है इसका फ़ायदा उठाकर इंडिया को यहाँ पे पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे। अंटिल जनवरी 2020 जब मलेशिया ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी इंडिया को क्रिटिसाइज करके एट यूनाइटेड नेशंस, और वहाँ पर यह कह दिया कि आर्टिकल 370 का एबोलिशन गलत था, कश्मीर को लेकर अजीब सी स्टेटमेंट्स दी। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया कि जो भी पाम ऑयल, रिफाइंड पाम ऑयल का इम्पोर्ट हो रहा था टू इंडिया, इसको रोक दिया, इसके लाइसेंसेस सारे कैंसिल कर दिए और ये कहा
कि ठीक है अभी के लिए हम इंपोर्ट करेंगे बस कच्चा पाम ऑयल, क्रूड पाम ऑयल, और वो ज़्यादातर ग्रो करता है इंडोनेशिया। तो इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये था इनडायरेक्ट तरीके से मलेशिया का जो बिज़नेस है इसको नुकसान पहुँचाया जाए। ये जो मूव था ये कम्प्लीटली इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर भी आता था, क्योंकि उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ था कि आप रिफाइंड पाम ऑयल या फिर कच्चे पाम ऑयल में कुछ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंडिया ने सिंपली ये कहा कि बिल्कुल हम पाम ऑयल इंपोर्ट करेंगे, बस कच्चा पाम ऑयल खरीदेंगे, रिफाइनमेंट इस पाम ऑयल की हम इंडिया में ही करेंगे। इसमें रुचि सोया, अडानी विल्मर की जो वेरियस रिफाइनरीज हैं इंडिया में, इनको काफ़ी बिजनेस मिलने वाला था। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये था, जो पाम ऑयल की रिफाइनमेंट की इंडस्ट्री थी उसमें मलेशिया के बाद एक बहुत ही बड़ा प्लेयर रीजनली था नेपाल। तो नेपाल की कंपनीज का क्या होता जो रिफाइंड पाम ऑयल को एक्सपोर्ट करी थी टू इंडिया। देखिए इंडिया ने उस वक्त नेपाल का पूरा ख्याल रखा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है फ्रॉम फरवरी 2020, इंडिया मेक्स एग्जम्पशन फॉर नेपाल, अलाउज सम रिफाइंड पाम इंपोर्ट्स। इंडिया ने सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश ये इजाज़त दी कि आप लोग बिल्कुल हमारी मार्केट में रिफाइंड पाम ऑयल बेच सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई भी कंट्री इंडिया को रिफाइंड पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगी। तो इससे बांग्लादेश में कुछ कंपनीज और प्राइमरली नेपाल में जो बहुत सारी कंपनीज थी उनका बिजनेस भी चल रहा था। इंडिया में ऑब्वियसली हमने जो क्रूड पाम ऑयल है इसकी रिफाइनमेंट स्टार्ट कर दी थी। उस सब के अलावा नेपाल में भी जो कुछ कंपनीज थी वो भी अपनी कमाई कर रही थी, और इस पूरे प्रोसेस में नेपाल को एक्चुअली काफ़ी बेनिफिट हो रहा था। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। इसका रीज़न है साफ्टा, मतलब कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज से कई साल पहले 2004 में जब सार्क का समिट हुआ था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तो जो सारी सार्क कंट्रीज़ है इन्होंने डिसाइड किया कि एक रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाएंगे। इसका नाम होगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साफ्टा। इसके अंडर गुड्स एंड सर्विसेज में जो टैरिफ्स हैं काफ़ी सारी आइटम्स में ये ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होगा। तो नेपाल ने साफ्टा के अंडर इंडिया को बहुत सारा रिफाइंड पाम ऑयल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और ये चीज़ ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज है ऑफ पाम ऑयल ये अप्रिशिएट नहीं कर रही थी, उनको पसंद नहीं था कि हमने यहाँ पर काफ़ी बड़ा मूव चला, मगर जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलना चाहिए था उसमें नेपाल और बांग्लादेश फ़ायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इन पर टैरिफ कुछ लगता नहीं है, साफ्टा के अंदर सीधा ये एक्सपोर्ट करते हैं टू इंडियन मार्केट। तो काफ़ी बढ़िया कमाई कर रहे थे ऑन देयर रेगुलर एक्सपोर्ट्स। सो अब हम आते हैं मई 2020 में। इंडिया ने बस यहाँ पर यह किया है कि नेपाल और बांग्लादेश की कंपनीज़ को जो लाइसेंसेस दे रखे थे कि वो इंडिया में रिफाइंड पाम ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अभी के लिए वो कैंसिल कर दिए हैं। उनकी जो सारी परमिशन है ये कैंसिल कर दी है। तो मतलब कि जो 3 लाख टन का रिफाइंड पाम ऑयल नेपाल और बांग्लादेश से इंडिया में एक्सपोर्ट होना था ये इस वक्त रुक गया है। और ऑब्वियस सी बात है इससे जो नेपाल के एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडिया इनको झटका लगेगा। नेपाल में अब अगेन ऑफिशियल डेटा कितना है, कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, कितना रेवेन्यू है, कितना टर्नओवर है, इसको लेकर ऑफिशियल डेटा आया नहीं है, मगर डेफिनेटली ये पूरी इंडस्ट्री कई मिलियंस की है, क्योंकि नेपाल के बहुत जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसको कवर किया है और कहा है कि डेफिनेटली नेपाल की इकोनॉमी को इससे कुछ हद तक लॉस होगा। अब प्रश्न यहाँ पर यह आता है कि इंडिया ने ऐसा क्यों किया है। वेल देखिए इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश की जा रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, बी वोकल फॉर लोकल। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी रिफाइनमेंट इंडिया में हो सके, जितनी नौकरियां हम इंडिया में प्रोड्यूस कर सकें, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। लोकल रिफाइनरीज को प्रमोट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब सिंस रिफाइंड पाम ऑयल नेपाल और बांग्लादेश से नहीं आएगा तो इससे ऑब्वियसली बात है इंडिया में रोज़गार जागेगा। जो हमारी वेरियस रिफाइनरीज हैं इंडिया में उनको और बिजनेस मिलेगा। सो इट इज़ गुड फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। और दुनिया भर में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यही पैटर्न कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऑफिशियली ये कह दिया है कि जो अमेरिकन कंपनीज यूएस के बाहर मैन्युफैक्चर करेगी उस पर डोनाल्ड ट्रंप एडिशनल टैक्स लगाएंगे, क्योंकि इमीडिएटली क्या हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी को मैसिव शॉक लगा है। कंट्रीज सब इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि सबसे पहले अपने सिटीजन्स के लिए नौकरियां, उनके लिए इंडस्ट्रीज़, उनके लिए मार्केट एक्सेस ओपन किया जाए, फिर बाद में वो देखेंगे ग्लोबलाइजेशन को, इंटरनेशनल ट्रेड को। फॉर द टाइम बिंग हर एक कंट्री काफ़ी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रही है अपनी मार्केट को सेव करने के लिए। सो दिस इज़ नाउ दी कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।
तो खैर आपने वीडियो देख लिया है ना। मुझे बुरा लग रहा है कि भाई रोक दिया है, ठीक है, पर वीडियो में चलो वीडियो के आगे तक जाने से पहले बताऊंगा कि आई फील सो पिटी, मतलब बुरा लग रहा है कि जो इंसान एम्प्लॉयज़ होंगे उनके लिए प्रॉब्लम होगी। भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो, अच्छा ही रहे उनके लाइफ के साथ। और फ़िलहाल ये तो मुझे भी पता है कि अभी लॉकडाउन के चक्कर में इतना क्राइसिस आ रखा है कैपिटल्स में, मतलब मनी में, मतलब जॉब रिलेटेड हर चीज़ों में प्रॉब्लम आ रखी है। बड़े बड़े देशों में, यहाँ सब जगह हो गया ये प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। आप लोग सब जानते हैं ये चीज़ों को। तो ये डिसीजन बीच में हो चुका था कि मोदी सर ने कह दिया था कि लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत पहले से बोलते जा रहे हैं कि बाहर के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कीजिए। पहले तो हम लोग को ही बोला गया था कि नॉर्मली सभी को बोलते हैं जनताओं को कि प्लीज़ आप लोग बंद कीजिए अपना, धीरे धीरे हर चीज़ बंद हो जाएगी, चाहे वो कौन से भी देश का हो। तो बस यही चीज़ है कि इस सिचुएशन में ना पाम ऑयल हो गया, ये बांग्लादेश का, ये जितना सबको बंद कर दिया गया है। तो अब मैं बोलूँगा ना तो ये भौंकेगा वापस से। तो मैं कहना चाहता हूँ बस यही है, ये वीडियो में आपने देखा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये अभी आप लोग इसमें भी नेगेटिव नज़र आ जाएगा क्योंकि रोक दिया है, क्योंकि इतना इशू हो रखा था। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जब प्रॉब्लम क्रिएट भी हुई थी, अभी इंसिडेंट जो हुआ था, माना कि हाँ हमारा देश फॉल्ट कर रहा होगा अगर आप ऐसा बोलते हैं, फिर भी वो चीज़ें प्रॉब्लम दे रही थी। पर मुझे ये लग रहा है कि भगवान करे ये जल्दी हटा दिया जाए, बिकॉज ये मुझे लगता है लिमिटेड टाइमिंग के लिए, ये जब तक कोरोना का ये इशू, जब तक लॉकडाउन का इशू चल रहा है, जितना लॉस गया है मार्केट का, देशों का, वो अपने एक पॉइंट पे लाके उसके बाद हर चीज़ को वापस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करेगा प्रॉपर तरीके से। तो मैं इस चीज़ में देखिए, अगर मैं नेपाल का सदस्य रहता, अगर नेपाल में अपने ही देश का चीज़ यूज़ हो रहा है, अपने देश में ही पैसा घूम रहा है, तो मैं वहाँ पे एज ए नागरिक मैं बहुत सपोर्ट करता। यहाँ पे मैं बहुत सी चीज़ें जो इंडियन प्रोडक्ट प्रेफर करता हूँ, और मुझे तो ये पता नहीं था मोस्टली पाम ऑयल के बारे में, लेकिन इस वीडियो के थ्रू मुझे ये पता चल कि हाँ कि भाई इंडोनेशिया ये जो नीचे का पार्ट है वहाँ उसने एक बार बहुत पहले प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जब कश्मीर का वो 370 जो इशू था उस पे टॉपिक पे, तो यूएन इशू क्रिएट किया था, तो रोकना पड़ा। पर इधर से फ़ायदा नेपाल को हुआ, नेपाल का फ़ायदा अच्छा चल रहा था जो कि वीडियो में दिख रहा था, और बहुत अच्छी बात है चल रहा था। भगवान करे ऐसे तरक्की होते रहे नेपाल की। बस ये वीडियो में आपको जो लगता है आप कमेंट में बता दीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए तो लोकल प्रोडक्ट यूज़ करना ज़रूरी है, ये हर देश के लिए है इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जिधर पे लॉकडाउन, जिधर पे लॉसेज, और जिधर पे कंपनीज जहाँ पे मतलब लोग जॉबलेस भी होने के चांसेस हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं अभी इंडिया की बात करूँ, बाहर देश की मैं बात नहीं करूँगा, कि बहुत लोग हैं जो घर बैठे, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं अभी, लेकिन बैठे हुए 3 मंथ में कितना लॉस हो चुका है। हम अंदर बाहर कुछ कर नहीं सकते, यहाँ तो लोग सामने छींक दे तो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो देखिए, आपको जैसा लगता है, आपका वीडियो आपने देखा, वीडियो के लिए आप बताइए क्या कह सकते हो, बिकॉज इस वीडियो में मैंने आपको मैं भी आप लोगों के साथ देखना चाहता था और बताना चाहता था, बस सब चीज़ अच्छा हो यार, बस यही कहना चाहता हूँ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस मी वशान सिंह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लव करते रहिए यार। नमस्ते एंड स्टे सेफ।